नमस्ते साथियों। फिज़िक्स की दृष्टि में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम जी सेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फिज़िक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आज हम देखने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैथमेटिकल फिज़िक्स में मैट्रिसेस, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, टेंसर, ग्रुप थियरी, प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन उनमें भी आपको जिस चीज़ पे ख़ास ध्यान देना है, किस टॉपिक के पे ख़ास ध्यान देना है और कौन कौन से ऐसे इक्वेशंस हैं जो आपको अमूमन याद रखने हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हैं मैथमेटिकल फिज़िक्स के लिए तो वो इनफ है आपके 10 एमसीक्यू के लिए, जो जी सेट 2024 में 10 एमसीक्यू मैथमेटिकल फिज़िक्स में से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथमेटिकल फिज़िक्स के लिए ये वीडियो। आइए, तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है मैट्रिसेस से, और ये मान के चलिए कि मैट्रिसेस पोर्शन में से आपको 2 एमसीक्यू मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 एमसीक्यूज मिलेंगे। पहला जो रिलेटेड होगा वो एमसीक्यू होगा आपका आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के लिए रिलेटेड होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइगन वैल्यू हमें कैसे ढूंढनी है, तो जो भी हमारा मैट्रिसेस है ई, उसमें से लैम्बडा माइनस आई कर देना है, और जो लैम्बडा है वही आपका क्या है, वही आपकी आइगन वैल्यू। और जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये जैसे कि आपको कोई एक मैट्रिसेस दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि उस मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू का सम क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको आइगन वैल्यू निकालने नहीं जाना है। उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि आइगन वैल्यू का सम क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस। जो उसका ट्रेस है वही आप डायरेक्ट लिख दो, उसका ऐड कर दो, तो वही आपका हो जाएगा सम ऑफ द आइगन वैल्यू। वैसे दूसरा आपके लिए शॉर्टकट है, अगर वो पूछते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यू, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ही आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। और जो थर्ड है वो बोलते हैं कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, तो वो ये होगा। अगर ये आप 3 शॉर्टकट याद रख लेते हो तो मेरा ये मानना है कि इन 3 शॉर्टकट्स में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रह गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपको ये देखना है, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही यहाँ बता दी है कि आइगन वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ ए क्या होगा। तो जो भी आपको आइगन वैल्यू मिल रही है उसका आप 1 बाय, अगर आपकी वैल्यू लैम्बडा 1 है, अगर आप उसका इन्वर्स ले लेते हो तो वही आपकी इन्वर्स ऑफ आइगन वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी। ट्रेस ऑफ ए बी क्या है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, या ट्रेस ए बी ट्रेस बी ए, दोनों सेम ही है। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हमें याद है तो वो हेल्पफुल होती है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये मैट्रिसेस और बोल रहा है उसकी आइगन वैल्यू निकालो, तो मैंने तुरंत ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से निकाल दी है और उसका आंसर क्या आ गया है, बी आ गया। ठीक है, तो आप ये शॉर्ट रीड भी चेकआउट कर सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने काफ़ी सारे यहाँ एमसीक्यूज दे दिए हैं, आपको चेकआउट करके देख लेने हैं। ये सारे वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर दिए हैं जो आपको जी सेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, इसलिए देखिए ये आपको देखने में बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी आइगन वैल्यू ऑफ द रियल मैट्रिसेस 3x3? कौन सी वैल्यू ऐसी है जो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती? तो आपको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू के लिए मैंने बता दिया था कि ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, उसका सम होगा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 का। हाँ कि ना? तो आप चेक करिए, हर एक का वैल्यू ऐड कर दीजिए। ऐड कर रहे हैं तो ये 0 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो ये रियल वैल्यू। लेकिन ये क्या मिल रहा है, इमेजिनरी, तो ये रियल वैल्यू का आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। तो ऐसे ही आपको उस एग्ज़ाम में सॉल्व करना है जिससे आपका टाइम भी बचे और आपको आसानी से जवाब मिल भी जाए। ये आपने नाम सुना होगा कैली हैमिल्टन थ्योरम, वो भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी शायद एक आध क्वेश्चन या एक आध शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आए, वरना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आइगन वैल्यू का है, लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। इसे खास जो है वो ये है कि एलिजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम बोलते हैं EM, वो क्या है, तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यू। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसको बोलते हैं GM, वो क्या है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा।
और हमेशा याद रखना है कि जो एम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, जीएम होगा। तो यहाँ से शायद अगर वो पूछे तो आपको ये खास चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनोस्टिक मैट्रिक्स क्या है, वो आपको याद है। और जब भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा तब आपको पूछ रहे हैं कि भाई एम और जीएम के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इक्वल है एक दोनों, ठीक है। रोटेशनल मैट्रिक्स तो पता ही है आपको। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो भी आप मैट्रिक्स देख रहे हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो वो कैसे पता लगाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो कैसे पता लगाए, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है वो कैसे पता लगाए, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसे पता लगाए, सिमेट्रिक है वो कैसे पता लगाए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर दे दी। आप इन प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना। ऐसा नहीं कि मैं देखने जा रहा हूँ कि हाँ क्या हो सकता है। अगर आपको ये याद है तो आपको वो हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही एमसीक्यू आ रहा है कि एसिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या है, तो आपको देखना है ए दिया है और ए का ट्रांसपोज दिया है और पूछते हैं कि क्या इस दोनों में क्या रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैट्रिसेस है वो एसिमेट्रिक मैट्रिसेस है ना। बाकी तो आप सबको पता ही है कि हैमिल्टन मैट्रिक्स है, फिर उसका क्या है स्क्रू हैमिल्टन मैट्रिक्स है, और काफ़ी सारे ऐसे मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ए प्लस और ए प्लस ए जो है वो क्या हो रहा है, आई हो रहा है, वो यूनिटरी में हो रहा है। ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा है, ट्रांसपोज और ए का जो प्रोडक्ट है वो आई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखें, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। दूसरा जो महत्व का पॉइंट है वो है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेडियंट लेना आ चाहिए। ग्रेडियंट यानी क्या, ये डेल। और अगर फाई आपको दिया है जो वेक्टर है, तो ग्रेड ऑफ फाई लेंगे तो वो कैसे आएगा, तो वो लेना है आपको ऐसे, ये डेल है और ये फाई है, सो डेल ऑफ फाई ऐसे लिखा जाता है। और मेरे हिसाब से जो बहुत ही आपके लिए ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग यानी क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप हर साल के पेपर चेक कर लीजिए, आप चाहे पेपर 2021 का देखिए या 2022 का देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको दे दिया जाएगा कि डिफाइन अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आपको जो भी वेक्टर दिया है फाई, उसका ग्रेडियंट लेना है डेल फाई, और किस डायरेक्शन में निकालना है ए, तो ए और डिवाइड करना है उसका वैल्यू से। तो ये जो है वो आपका क्या है, ये जो है वो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो इस बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट टेंजेंट टू द सरफेस, ये दिया है एट द पॉइंट दिस, और आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो वो कैसे है मैंने प्रोसेस बता दिया है। जब फाई दिया है उसको ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी वेक्टर दिया है उस वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, तो यही है आपका क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिससे आपको पता चल जाएगा। और आपका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 100% ये क्वेश्चन आपके 2024 के एग्ज़ाम में रिपीट होगा। तो आप प्लीज़ इसे याद रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप देख सकते हैं। एक ग्रीन फ्लैग ये भी है कि डाइवर्जेंस ऑफ फैक्टर, आपको पता है कि डेल डॉट ए जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ फैक्टर है, और डेल डॉट ए कब ज़ीरो होता है, तो वो होता है सोलेनॉइडल फील्ड। क्या है वो, सोलेनॉइडल फील्ड। तो ये एक एमसीक्यू है जो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले साल ये एक एमसीक्यू पूछा गया था कि डेल क्रॉस ए है वो कब ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो है जब यह फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड है। और जब डेल डॉट ए कब ज़ीरो है, जब वो फील्ड क्या है, सोलेनॉइडल फील्ड है। अगर यही है तब जाके वो ज़ीरो बनता है। तो ये जो एमसीक्यू है, ये 1 और 2 वो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना, ठीक है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। ग्रीन्स थ्योरम है, उसके बाद ये स्टोक्स थ्योरम है और डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो आप मैंने पहले ही दिखा दिए हैं। ये भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पता नहीं किसी को पता चल गया कि चलो भाई ग्रीन्स थ्योरम पे पूछते हैं, ठीक है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जी सेट में बहुत आते हैं जो मैंने पहले दिखा दी। ये है, ये ऊपर एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन गया, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता ही है कि जो z है वो x प्लस आई वाई है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस
आई वाई है, और सारी प्रॉपर्टीज़ भी हमें याद है, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये वो। इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है nth रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसमें बताता है कि जो रूट है, मान लो कि 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, तो पूछते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताइए, या पूछते हैं 1 मल्टीप्लाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बताइए। तो वो आपको याद रखना है, जो एडिशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और जो रूट है 1 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आपको याद रखनी है 1 है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन था जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रख लेना। ये भी एक रीत है कैची-रायमन इक्वेशन, एक्स और वाई के जो डेरिवेटिव्स हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं, ये काफ़ी सारे इक्वेशन मैंने दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसमें से देख सकते हैं। ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही अटैच कर दी गई है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। जो थर्ड पॉइंट या दूसरा जो थर्ड या फोर्थ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकल फिजिक्स से, वो आएगा यहाँ से। कोई भी एक सीरीज़ जो है वो आपको दी जाएगी या आपको पूछी जाएगी, तो भाई ये बताओ कौन सी सीरीज़ है। जैसे ये टेलर सीरीज़ है, तो कैसे लिखी जाती है, ये रहे ऐसे, और ये उसका जनरल एक्सप्रेशन। खास करके सिमिलर सीरीज़ ये बहुत जानी मानी पूछी जाती है। e⁻x की सीरीज़ क्या होती है। कभी कभार तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ cos x का एक्सपांशन क्या होगा, सीरीज एक्सपांशन, तो ये डायरेक्ट दिया गया है, आपको डायरेक्ट ही ये ढूंढ के टिक कर देना है। sin x का क्या होगा, तो ये डायरेक्ट दिया गया है, आपको ढूंढ के टिक कर देना है। तो ऐसे ही चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सीरीज से, तो ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक और भी सीरीज़ का एक्सपांशन मैंने दिया है। अब आगे देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या आता है। ये एक पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट। आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका एनालिस्टिक क्या है, z=1 सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट क्या है, और कौन कौन से आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हमारे पास है, वो कब बन रही है, वो सब आपको पढ़ लेना है। और मैं बोल रहा हूँ कि उस वक्त आपको याद नहीं करना है, आपको याद रख लेना है, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आसानी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब जो पॉइंट आ रहा है वो ये है रेसिड्यू का पॉइंट, और रेसिड्यू का एक एमसीक्यू आएगा। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो है एक रेसिड्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, रेसिड्यू का पोल ऑर्डर क्या है, वो सारे जो इक्वेशन है वो यहाँ पर दिए हैं। आपको सिर्फ एक बार इस पीडीएफ को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे निकालना है, और यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनता है जो आपको याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया वहाँ से ही एक रेसिड्यू का आएगा, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ नीचे दिए हैं, ये सारे रेसिड्यू के एग्जाम्पल है कि कैसे आपको निकालना है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, कैसे उसकी वैल्यू निकल के आए। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। तो ये हमारा शायद वेक्टर वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए, ये एक भी है ब्रांच पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। अगर वो रेसिड्यू से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो ये है ब्रांच पॉइंट। इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन आएगा, ये ब्रांच पॉइंट क्या है, ये फंक्शन है वो एनालिटिक है या नॉट एनालिटिक है, ब्रांच पॉइंट की जो वैल्यू है f(z) वो इक्वल है या नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आपको याद रख। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टेंसर एनालिसिस से, और टेंसर से एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट। ठीक है, बाकी भी पॉइंट देख लेते हैं। ये थियरी आपको हमें पता ही होनी चाहिए कि टेंसर आर लॉजिकल जनरेशन ऑफ द वेक्टर्स, स्ट्रेस, इलास्टिक सॉलिड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम की डायरेक्शन, और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। या तो वो पूछेंगे ये या तो वो पूछेंगे ये। कोवेरिएंट वेक्टर क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका रैंक क्या आएगा। अगर कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट का मल्टीपल इंटीग्रल ले डायरेक्ट, अगर मैं लिखता हूँ ये कोवेरिएंट है और ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, तो उसका मल्टीपल लेके क्या आंसर आएगा, उसको कैसे लिखा जाएगा, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
सिमेट्रिक टेंसर में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे, तो ये रहा इक्वेशन। असिमेट्रिक में इंपॉर्टेंट कितने होंगे, तो ये रहा। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है लेवी-चित्वा टेंसर। लेवी-चित्वा टेंसर में आपको याद रखना है कि आपका आंसर एक होगा अगर वो साइक्लिक है। साइक्लिक यानी क्या, ये देखो 1 2 3 साइक्लिक है, 2 3 1 यस, 3 1 2 लाइन में है, तो आपका आंसर आएगा 1। अगर वो एंटी साइक्लिक है, मतलब उल्टा है, उल्टा यानी क्या 1 2 3, तो 3 2 1 ये साइक्लिक हुआ, 2 1 3 ये एंटी साइक्लिक हुआ। देखिए ये 1 से शुरू है तो 1 3 2 ये एंटी साइक्लिक है, 2 1 3 3 2 1, तो आपका आंसर आएगा -1। तो ये याद रखेंगे। और अगर 2 इंडाइसेस आर सेम, अगर दो सेम आ रहे हैं, जैसे सेम आ रहा है मतलब क्या, एप्सिलॉन 1 2 1 ये 1 1 सेम आया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। खास करके ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया, ये है कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखा जा सकता है। ये आंख बंद करके आप याद रख लेना, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और ये दूसरा है, ठीक है, तो ये मेरी पीडीएफ में से देख लेना कि ये कोवेरिएंट है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे लिखा जाएगा और कैसे लिखा जा सकता है। क्रोनेकर डेल्टा आपको पता ही है, डेल्टा आई और जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन मैंने दिखाया, ये 5 पॉइंट, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं जाके एक एमसीक्यू मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमारे 5 एमसीक्यू तो हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं टेंसर के कि आपको कैसे वो फाइंड करना है, ये स्ट्रेन एमआई वो कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो ग्रुप थियरी से आता है। ग्रुप थियरी में काफ़ी सारे ग्रुप है, आपने सुना होगा अबेलियन ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप हैं। ग्रुप किसे कहा जा सकता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो तो परफेक्ट है। अब हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कंटेंट को, ठीक है। जैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इन्वर्स एलिमेंट क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, वो सब आपको बताई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है इसमें से, सो ये पॉइंट हमेशा पूछा जा सकता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट 1i -1 और -i, ठीक है। और ये जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, कैसे जनरेट होता है, क्या है, वो सारे आपको पता है। मेरा ये रहा पॉइंट कि SUN और SU2, ये जो 2 पॉइंट है ना, वहाँ शायद एक एमसीक्यू आपको मिलेगा। ये हमारा छठा एमसीक्यू है मैथमेटिकल फिजिक्स। आप याद रख लेना कि उसका ऑर्डर क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, SU2 ग्रुप में ऑर्डर क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसको कैसे लिखा जा सकता है। और ये जो सेम क्वेश्चन है वो 2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है हमें याद रखना है। ये सेम क्वेश्चन SU2 फॉलोइंग द मैट्रिसेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ SU2, ये आया है जून 2011 में ये क्वेश्चन आया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार देख लेनी है। और ये मेरे हिसाब से ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आता है। और प्रोबेबिलिटी में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सिंपल प्रोबेबिलिटी तो याद है, टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल 1 होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे लिखा जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमें पता है। अब इसमें से जो मेन पॉइंट है वो ये रैंडम वेरिएबल, यहाँ से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है। वो पूछते हैं ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये हो और ये ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो ये कुछ इक्वेशंस है जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ये आप देख लेना, कुछ स्टार किए हुए हैं वो भी चलो जाने दो। ये रहे ये इक्वेशन जो मैंने अभी बताया ना कि अगर वेरिएबल दिए हैं कि P हो Q ना हो, P हो Q ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे, तो ये रहा उसका इक्वेशन। NCR जो भी नंबर्स दिए हैं, नंबर्स में से मान लो कि 5 काले बॉल है और 6 लाल बॉल है, तो अगर हम एक बॉल उठाए और लाल ही आए तो लाल आने की संभावना अगर P मान ले, लाल यानी रेड और ब्लैक यानी काला, ठीक है। तो लाल यानी रेड आने की प्रोबेबिलिटी P माने, तो ब्लैक की क्या हो गई Q ना आए, तो P हो Q ना हो, तो उसका ये रहा इक्वेशन। डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल दीजिए, जितने भी बॉल दिए गए हैं वो यहाँ डाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्रोबेबिलिटी का। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया
जी सर 2024 के, ठीक है। ये वैसा ही इक्वेशन और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, देख लीजिए, ठीक है। ये देखा है 3 और 4 वाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ वाइट आए, इसका मतलब क्या, ब्लैक ना आए। तो कैसे हमें उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमें आंसर तक जाना है, वो सारे इक्वेशन मैंने पहले ही दे दिए। अब ये पीडीएफ एक बार फिर से रेफर कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम मान के बैठे, ठीक है। ये एक देख लीजिएगा, ये सिग्मा और म्यू का क्या रिलेशन है, उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, न्यूमेरिकल टेक्निक्स। और न्यूमेरिकल टेक्निक्स से अगर हमें एक एमसीक्यू मिला तो मिला, ठीक है। तो ये हमारा शायद 8वां या 9वां एमसीक्यू हुआ है। टोटल मैथमेटिकल फिजिक्स से 10 एमसीक्यू आते हैं, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, अगर वो आपने कवर कर लिए तो 8 एमसीक्यू आपको वहीं के वहीं मिलेंगे, जो मैंने पॉइंट दिखाए हैं वही, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशंस कैसे लिखे जा सकते हैं, वो सब भी आपको याद है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डर। ये पता है आपको कि रेगुलर फॉल्स मेथड क्या है, उसको कैसे लिखे जा सकते हैं, ये न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। एमसीक्यू कहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्ज, वो बताएगा कि बाइसेक्शन मेथड कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है 1 पे, रेगुलर फॉल्स मेथड कहाँ से कन्वर्ज हो रहा है 1.618 से, न्यूटन रैप्सन मेथड कहाँ से कन्वर्ज हो रहा है 2 से। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं जी में, तो हमें ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये तो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रापेजॉइडल रूल। अगर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी रही ना तो यहाँ से वो एक क्वेश्चन पूछेंगे ट्रापेजॉइडल रूल्स, और उसमें पूछेंगे ये कि उसका जो ट्रापेजॉइडल रूल है उसका जो ऑर्डर है वो कहाँ पर है, H2 पे। अगर सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल का ऑर्डर कहाँ पर है, H4 पे। सिम्पसन 3/8 रूल है तो उसका ऑर्डर कहाँ पर है, H5 पे। तो ये जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट और डायरेक्ट एमसीक्यू है जो हमें याद रख लेने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, शायद यहाँ पर वो पोर्शन ख़त्म हो रहा है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी हैरान गति है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। याद रखिएगा, यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे इस पीडीएफ में। टोटल जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में 10 या 12 क्वेश्चन आपकी GSET 2024 के एग्ज़ाम में आएंगे, और इसमें से आपको इस पीडीएफ में से 8 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने बताया है इम्पोर्टेंट। वो बाकी 2 वो कहाँ से पूछते हैं वो सरप्राइज है आपके और मेरे लिए, लेकिन अगर आपने ये 8 आंसर कर दिए हैं, हमारा जो एम रहता है वो हमेशा 55% रहता है। अगर आप 55% ले आते हैं GSET एग्ज़ाम में तो आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, और GSET एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ना कि वो रैंक लाने वाली एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये एक खास जहाँ पर मैंने पॉइंट बताए हैं वो ध्यान रख लीजिएगा। तो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स तो हो गया, और इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम बोलते हैं CM, उसके लिए बने रहिएगा फिजिक्स की दृष्टि, और जल्द ही मिलेंगे फॉर द टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।